हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, त्वरण की। हमने अभी तक जो पिछला जो वीडियो लेक्चर जो मैंने अपलोड जो किया है उसमें मैंने वेग यानी कि वेलोसिटी के बारे में मैंने बतला दिया है और हमारा जो एक्सेलरेशन था यानी कि त्वरण जो था वो बाकी था। तो आज हम बात करेंगे त्वरण की। देखिए एक्चुअली त्वरण है क्या, त्वरण का डेफिनेशन क्या होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता भी हो कि त्वरण क्या है, त्वरण का डेफिनेशन क्या है। देखिए त्वरण का आखिर माइंड में दिमाग में आया कैसे कि हमें त्वरण के बारे में बतलाना चाहिए। तो हुआ क्या कि जब गति का अध्ययन जब गैलीलियो साहब कर रहे थे, और हाँ ये बात एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, ये बात एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। देखो एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा खास बात क्या है कि एनसीईआरटी लिखता है कि बहुत अच्छे तरीके से बुक लिखता है। वो इस तरह से लिखेगा कि आप जानकर आश्चर्य होंगे कि आखिर ये त्वरण क्या है। लेकिन बच्चा लोग क्या करता है, पेन पेंसिल लेगा, वहां पे लिख देगा नीचे में कि भाई हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। वो ऐसा क्यों लिखता है? ताकि आप कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्टेड हो कि आखिर एक्सेलरेशन है क्या, त्वरण है क्या, उसकी जानकारी के लिए आप इंटरेस्टेड हो। तो बात क्या है कि जब गैलीलियो साहब जब मोशन का जब स्टडी कर रहे थे, जैसे आज भी क्या है कि अगर आप गाड़ी के एस्केलेटर को घुमाओ तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। नहीं, गाड़ी की एस्केलेटर को अगर घुमाओ तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। एस्केलेटर को कम करो तो स्पीड घट जाती है। तो इसी तरह से गैलीलियो ने जब गति का जब अध्ययन किया तो उसने पाया कि कहीं न कहीं वेग में भी परिवर्तन होता है, गाड़ी के वेग में भी परिवर्तन होता है। लेकिन इस वेग में परिवर्तन की दर को लोगों के सामने किस तरह से व्यक्त किया जाए, किस तरह से लोगों को बताया जाए कि भैया वेग में परिवर्तन होता तो है, लेकिन वेग में परिवर्तन की दर लोगों को सामने किस तरह से व्यक्त किया जाए। अब ये समस्या आ गई गैलीलियो साहब के पास में। तब गैलीलियो साहब ने सोचा कि इसको समय के सापेक्ष में बताएं, क्या मतलब कि वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष में बताएं या वेग में परिवर्तन की दर दूरी के सापेक्ष में बताएं। ये सारी कहानी खुराफाती मतलब कि उनके दिमाग में चल रहा था। तभी उन्होंने मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु का अध्ययन किया। मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु यानी कि फ्री फॉल मोशन का उन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने पाया कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसका वेग में परिवर्तन का दर समय के सापेक्ष, वेग में परिवर्तन का दर समय का सापेक्ष स्थिर रहता है। लेकिन वही दूरी के सापेक्ष अगर बात किया जाए, वेग में परिवर्तन का दर दूरी के सापेक्ष, तो वो परिवर्तित हो रही होती है। और इसके बाद बहुत छानबीन करने के बाद, बहुत अच्छी तरीके से छानबीन करने के बाद, बहुत स्टडी करने के बाद, बहुत अलग अलग तरह के मोशन के स्टडी करने के बाद, और उन्होंने फाइनली ये कहा कि वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष अगर हो, यानी कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर अगर होगी तो उसको हम त्वरण कहेंगे। और उस दिन से त्वरण का जो है वो परिभाषा क्या बन गया, तो त्वरण का परिभाषा बन गया कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। किसने कहा? तो गैलीलियो ने कहा। अब हुआ क्या, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं कि त्वरण का डेफिनेशन क्या था। तो त्वरण का डेफिनेशन किसने दिया? तो गैलीलियो ने दिया। क्या दिया? तो उसने दिया कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। यहां से हमें त्वरण के डेफिनेशन मिल गई। क्या? कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? तो त्वरण कहेंगे। अब बात आती है, जैसे हुआ क्या कि पूरे गांव में, पूरे हर जगह, पूरे गली मोहल्ले में हल्ला हो गया कि अरे पता है गैलीलियो साहब ने कहा है ना कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। तो देखिए गांव में अक्सर एक आध दो लोग ऐसे होते हैं कि जो कि कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके से उसमें टांग अड़ाते हैं। अब उसी में से क्या हुआ कि गांव में कोई आदमी था जो कि बता रहा था कि पता है रात में ना कल गैलीलियो साहब ने खोज किया है। क्या? तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे।
तो उतने में क्या होता है कि उधर से एक आदमी आता है, वो इस तरह से खैनी उनी रगड़ते हुए, अरे भैया ये क्या समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बतला रहे हो, ये कैसे हो जाएगा, ये वेग में परिवर्तन त्वरण से क्या मतलब है। तब वहां पे बतलाता है कि वेग में परिवर्तन से कहीं ना कहीं त्वरण का बहुत बड़ा रिलेशन है। वो कैसे, तो आइए अभी देखेंगे। तो सबसे पहले बात कि यहाँ पर हमें त्वरण का डेफिनेशन मिल गया कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो त्वरण कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ से त्वरण का फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखेंगे भैया, तो वो लिखेंगे वेग बटा समय, वेग बटा समय, त्वरण बराबर वेग बटा समय, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब क्या, तो बटा और नीचे में क्या, समय, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, त्वरण बराबर क्या हो गया, वेग बटा समय। क्लियर। इसके बाद अब थोड़ी इसकी पहले मात्रक की भी बात कर लेते हैं कि इस त्वरण का मात्रक क्या होगा। देखिए हमने क्या कहा है, हम अक्सर कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की मात्रक और बीमा लिखना हो तो सबसे पहले उस भौतिक राशि की क्या करें, फॉर्मूले को लिखें। यहाँ पे हमें त्वरण का मात्रक निकालना है, तो त्वरण के फॉर्मूला लिखेंगे। त्वरण का फॉर्मूला क्या है, वेग बटा समय। तो वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड, और नीचे में एक और समय, नीचे में आ गया एक और सेकंड, यहाँ से फाइनली हमें मिल गया मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, और बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हो गया क्या, तो ये हो गया भैया इसका एसआई यूनिट, यानी कि एसआई मात्रक। अगर सीजीएस की बात करें तो सीजीएस क्या होगा, तो मीटर के जगह सिर्फ हम कर देंगे सेंटीमीटर, और वही सेकंड गुने सेकंड हो जाएगा, तो हो जाएगा सेंटीमीटर बटा सेकंड का स्क्वायर, और बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट। इसकी अगर बीमा की बात करें, बीमा बोले तो डायमेंशन, तो इसकी बीमा की बात करें तो बीमा क्या होगा, तो बीमा हो जाएगा, देखिए वेग का बीमा क्या होता है, तो वेग का बीमा होता है एल अपॉन टी, यानी कि एल टी इनवर्स एल अपॉन टी, और नीचे में क्या है, समय है, तो एक और टी हो जाएगा, यहां से आ जाएगा एल अपॉन टी का स्क्वायर, और हो जाएगा एल टी टू इनवर्स। इसमें देखिए इसमें एम तो आया नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे कर दिए एम नॉट एल वन टी टू इनवर्स। तो ये सब चीज तो कहीं ना कहीं यूनिट और डायमेंशन ये सब तो बतलाया हुआ चीज है, इसलिए मैंने इसको फास्ट में भगाया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए कि त्वरण जो है वो कौन सी राशि है। जैसे हम बात करते हैं कि फिजिक्स में, भौतिक में एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, तो ऐसी भौतिक राशि जो कि परिमाण और दिशा दोनों के ऊपर निर्भर करती है, वो सदिश कहलाती है। और वैसी भौतिक राशि जो दिशा नहीं सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर करे, तो वो क्या कहलाती है, तो वो अदिश कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जो त्वरण जो है वो कौन सी राशि है, तो त्वरण जो है वो सदिश राशि है, सदिश त्वरण सदिश राशि है, यानी कि ये परिमाण और दिशा दोनों के ऊपर निर्भर करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि त्वरण का परिभाषा बना कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या बना कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर ये वेग में परिवर्तन, त्वरण से उसका क्या मतलब है, वेग में अगर परिवर्तन होगा तो त्वरण का क्या बिहेव रहेगा, त्वरण किस तरह से उसके साथ में रहेगा। तो आइए उसी को हम यहाँ पर थोड़ा उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले आती है बात, आप इसको इस तरह से समझे कि देखिए वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो आप क्या कहेंगे कि वेग जो है वो सदिश राशि है, तो हम यहाँ पे लिख दिए कि वेग जो है वो क्या है, सदिश राशि। और अगर ये वेग सदिश राशि है तो कहीं ना कहीं ये दिशा के ऊपर निर्भर करेगी, और क्या, तो ये और परिमाण के ऊपर निर्भर करेगी, है ना, दिशा और परिमाण दोनों के ऊपर निर्भर करेगी। तो अगर सिर्फ दिशा परिवर्तन होगा तो ये सदिश राशि भी परिवर्तन होगी, और अगर ये सदिश राशि परिवर्तन होगी तो वेग भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। तो पहला कंडीशन कि अगर वेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील हो, अगर वेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील हो तो त्वरण क्या होगा, ये पहला कंडीशन है ना। अब दूसरा में देखिए क्या है कि अगर वेग का सिर्फ परिमाण परिवर्तनशील होगा तो भी क्या होगा, ये सदिश राशि बदलेगी, यानी कि ये वेग क्या होगा, परिवर्तन होगा।
तो यानी कि अगर सिर्फ वेग का परिमाण परिवर्तन हो तो क्या होगा, सदिश बदलेगा, और सदिश बदलेगा तो वेग भी बदलेगा। तो कहने का मतलब कि अगर वेग का सिर्फ परिमाण परिवर्तन हो तो फिर त्वरण क्या होगा, है ना। जैसे अगर वेग की सिर्फ दिशा परिवर्तन होती है तो त्वरण क्या होता है, पहला केस। दूसरा केस क्या, कि अगर वेग की सिर्फ परिमाण परिवर्तनशील हो तो त्वरण उसके साथ किस तरह से बिहेव करेगा। और अगर वेग की दिशा और परिमाण दोनों परिवर्तनशील हो जाए, दिशा और परिमाण दोनों परिवर्तनशील हो जाए तो क्या होगा, त्वरण। यानी कि तो क्या होगा, सदिश फिर से बदलेगा और वेग भी बदलेगा। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आइए अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि केस 1 केस 2 करके, कि अगर सिर्फ वेग की अगर सिर्फ दिशा परिवर्तन हो तो त्वरण क्या होगा, अगर वेग की सिर्फ परिमाण परिवर्तनशील हो तो त्वरण क्या होगा, और अगर वेग की दिशा और परिमाण दोनों परिवर्तनशील हो तो त्वरण क्या होगा। तो केस 1 क्या है बच्चों, केस 1 में क्या है कि वेग का सिर्फ दिशा परिवर्तनशील हो, तो त्वरण जो है, त्वरण क्या होता है कि त्वरण वेग का, नजर आ रही है, नहीं इधर नहीं आ रही है, यहीं तक लिखते हैं। तो यहां तक ठीक है। तो त्वरण वेग का लंबवत हो जाता है। क्या हो जाता है, तो लंबवत हो जाता है। बात समझ में आई क्या। तो केस 1 में क्या था कि अगर वेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील हो तो त्वरण क्या होगा, तो क्या होगा कि अगर वेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील हो तो त्वरण जो है वो वेग का लंबवत हो जाता है। और ऐसा कब होता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, सबसे अच्छा उदाहरण है क्या, तो एक समान वृत्ताकार गति, एक समान वृत्ताकार गति। ऐसा कब होता है, तो ऐसा एक समान वृत्ताकार गति के दौरान होता है। अब यहां पर बात आती है कि ऐसे कैसे होता है कि त्वरण की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील के वजह से जो है, तो वेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील के वजह से त्वरण जो है वो वेग का लंबवत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल में डाला बच्चों एक समान वृत्ताकार गति। एक समान वृत्ताकार गति है क्या, जैसे देखिए अगर वृत्ताकार गति की बात करें तो वृत्ताकार गति क्या है कि जब कोई कण, पिंड या वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो वृत्ताकार गति कहलाता है। जो वृत्ताकार पथ पर घूमती, उस पथ की वजह से वृत्ताकार गति, पथ पर घूमे तो क्या हो गया, वृत्ताकार गति। अब उस वृत्ताकार पथ पर घुमाने का हमारे पास दो तरीका है। एक तो आप उसको इस तरह से गोल गोल घुमा दीजिए, है ना, इस तरह से गोल गोल घुमा दीजिए, और दूसरा आप उसको इस तरह से गोल गोल घुमा सकते हैं कि वृत्ताकार पथ। तो ऐसा आप कर सकते हैं ना कि एक जो है आप उसको लंबवत वृत्ताकार पथ पर घुमा सकते हैं, और एक जो है इस तरह से क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जा सकता है। और ये क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है इस तरह से, यानी कि इस तरह से क्षैतिज वृत्ताकार पथ, इसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ को हम बोलते हैं एक समान वृत्ताकार गति। क्या बोलते हैं, तो एक समान वृत्ताकार गति। तो अब मान लीजिए, तो हम यहाँ पे किसकी बात करें, एक समान वृत्ताकार गति की। एक समान वृत्ताकार गति का मतलब क्या कि क्षैतिज वृत्ताकार पथ कैसा है, तो क्षैतिज है। तो अब हम क्षैतिज वृत्ताकार पथ को इस तरह से गोल गोल घुमा रहे हैं, इसको यहाँ से वृत्त को पकड़े, उस पथ को यहाँ पे हम चिपका दिए, और ये लीजिए अब हमें देखने में कैसा हो गया। तो मान लीजिए कि ये जो है वो क्या है, ये वही वृत्ताकार पथ है, ये जो है वही वृत्ताकार पथ है, ये लीजिए। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कुछ बना लेते हैं, किसकी त्रिज्या होगी ना, ठीक है, लगभग वृत्ताकार है, ये लीजिए, इसकी त्रिज्या बना लेते हैं हम यहां से r स्मॉल। अब होता है क्या कि जब एक समान वृत्ताकार गति हो रही होती है
तो एक समान वृत्ताकार गति के दौरान उस वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा हमेशा परिवर्तित हो रही होती है। वेग की दिशा क्या होती है, जब आपको वृत्ताकार गति और पढ़ाएंगे बट अच्छे तरीके से इसके बाद, तो उसमें और भी बताएंगे इसके बारे में। तो अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि एक समान वृत्ताकार गति की बात करें, भी आपको ध्यान रखना है किसकी, तो एक समान वृत्ताकार की। असमान वृत्ताकार गति के बारे में नहीं बोल रहा मैं, बोल किसके बारे में रहा हूं, तो एक समान वृत्ताकार गति के बारे में। तो एक समान वृत्ताकार गति के दौरान वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा परिवर्तित होती है। वेग की दिशा क्या होती है, परिवर्तित होती है। देखिए यहाँ पे मैं पॉइंट बना के लिख देता हूं कि पथ के प्रत्येक, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेग परिवर्तनशील, वेग की दिशा ना, वेग की दिशा परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील है। बस वेग की दिशा क्या है, पथ के प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि इस वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। और परिवर्तनशील तो दिशा ऐसा होता कैसा है, तो दिशा हमेशा, यहां पे इसमें और लिखेंगे कि इसकी दिशा हमेशा पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। क्या होती है, तो स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। स्पर्श रेखा के अनुदिश यानी कि अगर हम इस बिंदु पर, अगर हम देखें बिंदु ए पर, और इस बिंदु ए पर अगर इसकी हम वेग की दिशा कहें, तो यानी कि इस वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश, यानी कि सीधे इस तरह से कुछ ऐसा वेग होगा। तो बिंदु ए पर ये हो गया हमारा भी। अगर हम इस बिंदु पर देखें तो इस बिंदु पर क्या होगा, तो सीधा यहां से ऐसे एक स्पर्श रेखा बना देंगे। इसको अगर हम बिंदु बी लिखते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा बी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, एकदम सीधा, एक तरह से एकदम सीधा लाइन पार दीजिए और ये लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, ये बिंदु सी है, तो ये हो गया भी एट पॉइंट सी। इसी तरह से हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इस तरह से सीधा लाइन खींच दीजिए, ये हो जाएगा भी डी, यानी कि बिंदु डी पर। तो कहने का मतलब कि एक समान वृत्ताकार गति के दौरान जो वेग की जो दिशा होती है वो हमेशा परिवर्तनशील हो रही होती है, हमेशा परिवर्तनशील हो रही होती है। लेकिन इस वेग का परिमाण परिवर्तनशील नहीं होता, सिर्फ दिशा परिवर्तनशील होती है, परिमाण परिवर्तनशील नहीं होता। परिमाण हमेशा स्थिर रहता है, और परिमाण स्थिर रहने के वजह से अब बताएं कि चाल क्या है, सदिश राशि या अदिश राशि, तो चाल अदिश राशि है। और चाल जब अदिश राशि है तो वो दिशा के ऊपर निर्भर नहीं करती, वो सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर करती है, और इसलिए यहाँ पर वो सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर करती है। और इस एक समान वृत्ताकार गति के दौरान इस वेग का परिमाण परिवर्तनशील नहीं हो रहा, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि चाल जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है, क्योंकि चाल सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर कर रहा है, चाल सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि वृत्ताकार गति के दौरान वेग तो परिवर्तनशील है। क्यों, क्योंकि वेग की दिशा बदल रही है, तो हम क्या बोल रहे कि वेग भी बदल रहा है। तो वेग तो परिवर्तनशील है, लेकिन चाल क्या है, तो चाल नियत है। नियत का मतलब क्या, कि समान होता है। चाल क्या है, नियत है, यानी कि समान है। तो इसको अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, क्या कि एक समान वृत्ताकार गति के दौरान क्या होता है कि वेग तो परिवर्तनशील हो रही होती है, लेकिन चाल नियत रहता है। अगर अब आपसे पूछ दिया कि अरे भैया जब वेग परिवर्तनशील है तो चाल नियत क्यों रहता है, तो आप उसको क्या जवाब देंगे कि भैया देखिए चाल जो है वो अदिश राशि है, और अदिश राशि तो वो किस पर, तो सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर करता है। और एक समान वृत्ताकार गति के दौरान वेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील होती है, परिमाण परिवर्तनशील नहीं होता। तो जब परिमाण परिवर्तनशील नहीं होता, परिमाण समान रहता है, और चाल किस पर,
परिमाण के ऊपर, तो हम क्या कहेंगे कि चाल जो है वो क्या रहेगा, समान रहेगा, नियत रहेगा। बात समझ में आई? चलिए अब यहाँ पे त्वरण की बात करें कि त्वरण लंबवत कैसे होता है। तो देखिए जब वृत्ताकार गति होती है तो वृत्ताकार गति के दौरान उसके केंद्र के तरफ, वृत्त के केंद्र के तरफ हमेशा एक त्वरण लगता है और उस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। उस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। इसके बारे में हम और बात करेंगे जब वृत्ताकार गति पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, जिसकी दिशा किधर होती है, तो वृत्त के केंद्र की ओर। तो अगर यहाँ पर देखिए अब बिंदु ए से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम डिनोट करते हैं यानी कि चिन्हित करते हैं ए सी से। तो ए सी किधर, केंद्र की तरफ, प्रत्येक बिंदु पर ए सी लग रहा है और ए सी किधर लग रहा है, तो केंद्र की ओर। हमेशा किधर, उसकी दिशा किधर होगी, केंद्र की ओर। ये लीजिए ए सी। अब ये जो यहाँ पर देखिए तो इस बेग की दिशा ऊपर की तरफ और अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा किधर, अंदर केंद्र की तरफ। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया भैया, 90 डिग्री। यहाँ पे दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, यहाँ पे त्वरण और बेग के बीच का कोण 90 डिग्री, यहाँ पे दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। अच्छा अब समझ में आया कि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, तो इसलिए त्वरण जो है वो बेग का लंबवत हो गया। बात समझ में आई कि त्वरण बेग का लंबवत कैसे हुआ। अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे हम थोड़ा सा ज्यादा बताना चाहेंगे कि ये जो हम बेग जो बार बार जो हम बोल रहे हैं कि बेग परिवर्तनशील या बेग की दिशा परिवर्तनशील, एक्चुअली में जो ये जो बेग है वो तात्कालिक बेग है। क्या है, तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग भी जिसको बोलते हैं, वो तात्क्षणिक वेग है। क्या है, तो तात्क्षणिक वेग है। हमेशा यहाँ पर तात्क्षणिक वेग बदल रहा है। तात्क्षणिक वेग का मतलब क्या कि बहुत कम समय, बहुत छोटे समय, लगभग t=0 पर, बहुत कम समय, बहुत छोटे समय में अगर हम वेग को देखें यानी कि लगभग t=0 पर, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा तात्क्षणिक वेग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसकी, तो तात्क्षणिक वेग की, क्योंकि हमारी नजर जहां भी यहाँ से ऐसे हम अभी इस तरफ देख रहे हैं और हमने जैसे ही ऐसे नजर घुमा के इसके ऊपर देखा तो उस वक्त पर देखा तो इसकी वेग की दिशा इधर थी। हम इधर देख रहे थे, अचानक से इसके ऊपर देखे तो हमें दिखा कि वेग की दिशा इस तरफ है, तो हम उस वेग के बारे में यहाँ पर लिख दिए। तो एक्चुअली जो वेग में परिवर्तन जो हो रही है वो कौन सा वेग है, वो वेग है भैया तात्क्षणिक वेग। तो समझ में आया क्या कि वेग का सिर्फ दिशा परिवर्तनशील हो तो त्वरण क्या होगा, तो वेग का लंबवत होगा। एग्जाम्पल कौन सा, एक समान वृत्ताकार गति। इसमें और क्या देखें कि प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा परिवर्तनशील है यानी कि परिवर्तित हो रही होती है। इसकी दिशा हमेशा पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, यानी कि स्पर्श रेखा यानी कि इस तरफ स्पर्श रेखा से सीधी होगी। इसके बाद चाल क्या होता है, समान होता है यानी कि नियत होता है। चाल नियत क्यों होता है, तो ये चीज मैंने बतलाया क्यों होता है, तो क्योंकि इस दौरान वेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील होती है, परिमाण परिवर्तनशील नहीं होती। और इस चाल क्या है, एक अदिश राशि जो सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए चाल जो होता है वो क्या होगा, नियत होगा। तो यहां तक के लिए चलिए अब लेते हैं केस 2। अब लेते हैं बच्चों केस 2। केस 2 क्या है, मैंने पहले क्या बताया था कि अगर वेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील हो तो क्या होगा, वेग परिवर्तित होगा। दूसरा क्या था कि अगर वेग का परिमाण परिवर्तनशील हो तो त्वरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं बतला दूं कि जब वेग का सिर्फ परिमाण परिवर्तनशील वेग का सिर्फ परिमाण परिवर्तनशील हो तो त्वरण वेग का समानांतर या असमानांतर होगा। क्या होगा, तो समानांतर या असमानांतर होगा। कहने का मतलब कि अगर वेग का सिर्फ क्या हो, अगर सिर्फ परिमाण परिवर्तनशील हो, क्या हो, यहां पर क्या था
सिर्फ दिशा परिवर्तनशील था तो क्या हो रहा था, लंबवत हो रहा था। यहाँ पर क्या है कि परिमाण सिर्फ परिवर्तनशील है, तो त्वरण वेग का क्या होगा, या तो समानांतर होगा और या तो फिर असमानांतर होगा। और इसका जो द बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों कि गुरुत्व के अधीन होने वाली गति के दौरान, गुरुत्व के अधीन गति यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो फ्री फॉल मोशन होता है, जो मुक्त रूप से जब कोई वस्तु गिरती है तो उस वक्त पर क्या होता है, तो वेग की सिर्फ परिमाण परिवर्तनशील हो रही होती है, दिशा परिवर्तनशील नहीं हो रही होती। सिर्फ वेग की परिमाण परिवर्तनशील होती है और परिमाण परिवर्तनशील की वजह से त्वरण जो है वो क्या होता है, तो वेग का समानांतर या असमानांतर हो जाता है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। अब इसकी बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल से। बच्चों मान लीजिए इस तरह से आपने किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंका, एक कोई गेंद है, एक क्या होगी कि ये गेंद धीरे 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 क्या होगी, ऊपर को चलती जाएगी, है ना। धीरे धीरे गेंद अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहेगी, एक गेंद ऊपर को जा रही, आपने इसको यू वेग से ऊपर की तरफ फेंका। जब आप किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो होता है क्या कि ये गेंद इस तरह से ऊपर जाते जाते एक अधिकतम ऊंचाई तक जाती है और इसके बाद फिर ये लौट के नीचे आना शुरू कर देती है। क्या होता है कि एक अधिकतम ऊंचाई तक यहां से जाएगी, यहां से ऐसे अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी और फिर ऐसे लौट के नीचे आना शुरू कर देगी। ये ऊपर जा रही है, ये क्या हो रही है कि नीचे आ रही है। अब एक बात यहां पर आता है कि आखिर एक गेंद कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद नीचे क्यों आ जाती है। तो भैया होता है क्या कि जिस वेग से हम ऊपर की तरफ फेंके, सबसे पहली बात कि जिस वेग से हम ऊपर की तरफ फेंके तो वेग की दिशा कहां है, ऊपर की तरफ। वेग की दिशा कहां है, ऊपर की तरफ। तो जब हम किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जिस तरह से जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाती है उसकी जो वेग है वो कम हो रही होती है। वेग क्या हो रही होती है, कम हो रही है, यानी कि जैसे जैसे ऊपर जा रही है इसकी वेग कम हो रही है। वेग की दिशा तो अभी भी देखिए, यहाँ पर जब गेंद है तो भी वेग की दिशा यहाँ ऊपर की तरफ है। अगर गेंद अगर ये यहाँ पर होती तो भी वेग की दिशा कहाँ होती, ऊपर की तरफ। तो वेग की दिशा तो हमेशा ऊपर की तरफ है, लेकिन वेग के परिमाण में कमी आ रही होती है। वेग की परिमाण में कमी आ रही होती है। क्यों, तो क्योंकि नीचे से भैया, नीचे से इस गेंद के ऊपर एक त्वरण लग रहा होता है, जिस त्वरण को बोलते हैं स्मॉल जी। जिस त्वरण को क्या बोलते हैं, स्मॉल जी। और मैं यहां पे लिख देता हूं कि यहां पे लिखता हूं कि स्मॉल जी का वैल्यू तो आप लोगों को पता होगा कि स्मॉल जी इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको गुरुत्वीय त्वरण या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अगर इसको सेंटीमीटर में देखें तो हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को अगर फुट में देखें तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 यानी कि 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो मैंने जी का वैल्यू लिख दिया। तो होता है क्या कि जब एक गेंद नीचे से ऊपर जा रही होती है तो वेग की दिशा किधर, ऊपर के तरफ, लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण जो जी स्मॉल लग रहा है वो उसकी दिशा कहां, नीचे के तरफ। अब इस गेंद का फिगर हम पॉइंट की तरह बना लिए। वेग की दिशा किधर, ऊपर के तरफ यू, और गुरुत्वीय त्वरण कहां, नीचे के तरफ, जी नीचे के तरफ। अब एक वेक्टर ऊपर की तरफ, दूसरा वेक्टर नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच में कोण कितना बन गया भैया, 180 डिग्री। और ये तो हम पहले ही बता चुके हैं ना कि जब दो वेक्टर के बीच का कोण, जब दो वेक्टर के बीच का कोण क्या हो, 180 डिग्री हो, क्या हो, 180 डिग्री हो, तो वो क्या हो जाता है, तो वो जो है असमानांतर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए गुरुत्वीय त्वरण नीचे के तरफ, जिस वेग से फेंके तो वेग ऊपर की तरफ, तो देखिए त्वरण और वेग एक दूसरे के क्या हो गया, तो असमानांतर हो गया। क्या हो गया, असमानांतर हो गया। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या बदल रही है, तो परिमाण बदल रही है, क्योंकि जैसे जैसे गेंद ऊपर को जाएगी वैसे वैसे उसकी वेग के परिमाण में कमी आती है।
और एक ऐसा वक्त आता है कि जब वो अपने अधिकतम ऊंचाई पर, यानी कि जैसे ही वो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा होगा गेंद, उसकी जो एज, जिस यू से आप यहाँ पर से फेंके थे नीचे से, वो यू यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होगा, कम होते 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 और अधिकतम ऊंचाई पहुंचने के बाद वो यू क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है। यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जी का मान जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, और वही फिर जी का मान मैक्सिमम होने के वजह से अब एक गेंद जो है कहां, तो अब जो है वो नीचे आना शुरू कर देती है, नीचे आना शुरू कर देती है। और जब अब ये गेंद कहां, तो ये तो ऊपर से नीचे जा रही थी, मैं यहाँ पे एरो दिखा देता हूं, यानी कि क्या, इसका मतलब कि ऊपर से नीचे से ऊपर, सॉरी इसका मतलब नीचे से ऊपर। अब गेंद को हम ऊपर से नीचे ला रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया ऊपर से नीचे। जब ये गेंद ऊपर से नीचे आ रही होती है तो इसकी बेग की दिशा देखिए, ये लीजिए यहाँ पे गेंद बना दिए। ऐसा तो नहीं कि अगर किसी ऊंचाई से आप गेंद को गिराते हो, नीचे कोई खड़ा है तो उसका सर नहीं फूटेगा, सर फूटता है भैया। आप उसको फेंके ऊपर से तो भी फूटेगा, और अगर आप गिराए वहां से तो भी फूटेगा, है ना। अगर ये मार्कर हम पकड़े हुए हैं, इसको हम सिर्फ ऊपर से सिर्फ छोड़े तो वो नीचे आ गई, तो नीचे आई तो जब भी हमें हमारे हाथ से टकराया तो कहीं कि इसने हमारे हाथ के ऊपर एक बेग लगाया, एक फोर्स लगाया। तो होता है क्या कि गेंद जब ऊपर से नीचे आ रही होती है तो इसकी बेग की दिशा हमें कहाँ होता है, तो नीचे की तरफ। तो ये लीजिए यू भी कहाँ, नीचे की तरफ, और साथ साथ जी भी कहाँ, गुरुत्वीय त्वरण तो हमेशा कहाँ लगती है, नीचे की तरफ। कौन लगाती है, तो पृथ्वी लगाती है। इसकी दिशा किधर होती है, तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा जहां भी मिलो वहां क्या लिखेंगे, तो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ। तो अब देखिए, तो यू भी नीचे की तरफ, जी भी नीचे की तरफ, यानी कि बेग भी नीचे की तरफ, गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच का थीटा क्या हो गया भैया, तो थीटा हो गया 0 डिग्री। थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। और जब दो वेक्टर के बीच की कोण क्या हो, 0 डिग्री हो, क्या हो, 0 डिग्री हो, तो वह कौन सा वेक्टर कहलाएगा, तो वह कहलाएगा समानांतर। समानांतर। तो यहां पर देखिए, बेग भी नीचे की तरफ, त्वरण भी नीचे की तरफ। तो देखिए त्वरण और बेग एक दूसरे के क्या हो गया, समानांतर। और यहाँ पर बेग ऊपर की तरफ, त्वरण नीचे की तरफ, तो यहाँ पे त्वरण और बेग एक दूसरे के क्या हो गए, तो असमानांतर। तो बात समझ में आई, क्या था कि अगर बेग का सिर्फ परिमाण परिवर्तनशील हो तो त्वरण बेग का क्या होगा, तो समानांतर होगा या फिर असमानांतर होगा। देखिए यहाँ पर असमानांतर हो रहा है, यहाँ पर समानांतर हो रहा है। और पहला केस में क्या था कि बेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील, त्वरण क्या होगा, बेग का लंबवत हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या था, तो एक समान वृत्ताकार गति, एक समान वृत्ताकार गति को शॉर्ट में मैंने यहाँ पर समझाया। और जब वृत्ताकार गति बताएंगे बच्चों, जब वृत्ताकार गति पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको डिटेल्स में बताएंगे। जी हाँ, वहां पर हम वृत्ताकार गति जब पढ़ेंगे तो आप डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आखिर तात्कालिक वेग किस तरह से परिवर्तित होता है। सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन यानी कि जो अभिकेंद्रीय त्वरण है वो किस तरह से और अंदर की तरफ लग रही है, केंद्र की तरफ, इसकी वैल्यू क्या होती है, वगैरह वगैरह, इसकी दिशा क्या होती है, सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड हम क्या बताए थे कि अगर वेग की दिशा और परिमाण क्या हो, दोनों परिवर्तनशील हो। अगर वेग की दिशा और परिमाण दोनों परिवर्तनशील हो तो त्वरण क्या होगा, तब त्वरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इधर हम मिटाएं, क्योंकि इस तरफ तो हमारा फॉल हो गया, इसको भी छोड़ दे, पहले इस तरफ मिटा लेते हैं लिखने, ताकि इसके आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो गाइज अगर आपको ये सारा, अगर ये टॉपिक समझ में आ रही है तो यार वीडियो को थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, है ना, चैनल का प्रमोशन भी रह कर बीच में जरूरी है। चलिए, देखो फिजिक्स है कि जब तक आपको समझ में नहीं आता एक एक पॉइंट, तब तक आप, मतलब कि फिजिक्स है कि एंजॉय लेकर पढ़ने वाला चीज है यार। फिजिक्स तभी आपको समझ में आएगी जब आप उसको एंजॉय करते हुए और बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीकी से स्टडी करेंगे। क्योंकि गैलीलियो साहब ने जब एक्सेलरेशन को दिया था, तो अगर वो भी अगर ये बात देखते कि अब कौन खोज रहा है कि समय के सापेक्ष दे कि दूरी के सापेक्ष दे, तो भी तुरंत को नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारा स्टडी किया, बहुत ज्यादा मोशन का स्टडी किया, एकदम डिटेल्स में बारीकी से स्टडी किया, बारीकी से अध्ययन किया। तो कहीं ना कहीं आप भी
जो है वो अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, यानी कि इसमें रुचि बढ़ाओ। भैया आखिर होता है क्या, त्वरण परिवर्तन की वजह से बल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वेग परिवर्तन की वजह से त्वरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ पर बतलाया। तो ये सब चीज अपने आप में इंटरेस्ट, जब तक आप सोचोगे नहीं, और एनसीईआरटी इसी वजह से वो लिखता है कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगी कि त्वरण क्या है, ताकि आप में इंटरेस्ट हो। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, आराम, आजकल के तो बच्चे 12th वाले भी, आजकल के जो 12th में जो बच्चे हैं, जो इंटर में हैं, वो भी आजकल रगड़ा खाने लगे हैं। इस तरह से अब एनसीईआरटी लेके पढ़ रहे हैं, खोल के बैठ गए। अब एनसीईआरटी खोल के बैठ गए, एनसीईआरटी तो जल्दी सबको समझ में आती नहीं। अब एनसीईआरटी क्या होता है कि लिख दिया कि आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि त्वरण क्या है। अब आराम से इधर ठोक रहा है रगड़ा, अरे हमरा कोई आश्चर्य न होता है जी, सब आदत है महारथ, आप लिखित रहिए। तो भैया ऐसा क्यों दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है ताकि आपको कहीं ना कहीं उसमें रुचि हो, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो कि त्वरण को जानने का। तो प्लीज इस बात को समझिए और तभी आपको फिजिक्स समझ में आ सकती है। चलिए नेक्स्ट। तो अब हम लेते हैं भैया केस 3। क्या है, तो अब हम लेते हैं बच्चों यहाँ पर केस 3। केस 3 में क्या है, दो केस तो हो गया कि अगर वेग का सिर्फ परिमाण परिवर्तनशील हो, सिर्फ दिशा परिवर्तनशील हो। केस 3 क्या है कि अगर वेग का दिशा एवं परिमाण दोनों, दिशा एवं परिमाण दोनों परिवर्तनशील हो। क्या हो, तो दोनों परिवर्तनशील हो। तो त्वरण क्या होगा, तो त्वरण जो है, त्वरण वेग का पहली बात तो लंबवत हो सकता है, यानी कि लंबवत होगा, समानांतर होगा या असमानांतर होगा। यानी कि अगर वेग की दिशा और परिमाण दोनों परिवर्तनशील हो तो त्वरण वेग का, यहाँ पे का लिखना छूट गया है, ये लीजिए, वेग का क्या होगा, तो लंबवत होगा, लंबवत, समानांतर या असमानांतर होगा। और ऐसा कब होता है, तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति। अब प्रक्षेप गति देखे हो आप लोग, अरे जब ऐसे गेंद उठा के जब इसे फेंकते हो ना, तो गेंद क्या होता है कि गेंद कुछ इस तरह से यूं जाके गिरता है, छक्का चौवा। तो जो छक्का है चौवा है, कौन सी गति है, तो प्रक्षेप गति। कौन सी गति है, प्रक्षेप गति। यानी कि अब आप इसको इस तरह से थोड़ा सा समझिए इसको, आइए समझाते हैं। ये लीजिए, पहले तो आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट में एक्स वाई ये सब पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो थोड़ी सी हम उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। ये लीजिए, देखिए आप यूं समझ जाइए कि आप खड़े हैं इस बिंदु O पर, इस तरफ हमारा होता है एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, इस तरफ होता है हमारा वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। बस यही इतना। आगे देखिए, यही तो नहीं, आगे भी देखिए। आगे क्या है, इसको मैं थोड़ा और सीधा बनाता हूँ, सीधा नहीं है। ये लीजिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब क्या होता है इसमें कि जब आप किसी गेंद को यहां से u वेग से प्रक्षेपित करते हैं, एक गेंद है और इस गेंद को यहां से u वेग से प्रक्षेपित किए, तो वो गेंद कुछ इस तरह से आगे जाकर यहां गिर जाती है। ये लीजिए, वो गेंद जो है कुछ इस तरह से वो गति करते हुए आगे जाकर क्या होती है, गिर जाती है। और उसको हम क्या बोल रहे हैं कि भैया छक्का पहुंच गया, तो चौवा पहुंच गया, वगैरह वगैरह, है ना। इसको थोड़ा और सही से करते हैं यार। एक गेंद क्या होती है, तो आगे जाके कुछ इस तरह से गिर जाती है। ये हो गया,
एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, वो गेंद कुछ इस तरह से आगे जाके गिरती है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर ये जो गेंद है, ये गेंद है जिसको हम यू वेग से फेंके हैं, वो हमसे दूर भी जा रहा है और यहाँ से ऊंचाई पर भी जा रहा है। देखिए ये क्या है, ऊंचाई पर भी जा रहा है और हमसे दूर भी जा रहा है। ऐसे कैसे होता है भैया, जब हम फेंके हैं उसको इस तरफ से, तो हम वेग दिए हैं किसी एक के तरफ और कहीं ना कहीं वो एक्स और वाई दोनों के तरफ जा रहा है। तो अरे भैया आप एक्स और वाई के तरफ वेग नहीं दिए, उसका वेग जो है किसी और डायरेक्शन में दे दिए हैं, जेड के तरफ। देखिए जैसे ही आप इसके वेग को यू वेग से, जब आप किसी गेंद को यानी कि पृथ्वी के तल से थीटा डिग्री से आप किसी गेंद को प्रक्षेपित करते हैं, यहाँ पे थीटा डिग्री से किसी गेंद को यू वेग से आप प्रक्षेपित करते हैं, तो इसका जो वेग होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और एक होता है यू एक्स जो कि एक्स एक्सिस की तरफ वेग लगती है, एक्स अक्ष की तरफ वेग लगती है, और इसकी दूसरी वेग जो होती है वो होती है यू वाई यानी कि वाई अक्ष के तरफ वेग हो जाती है। अपने आप इसकी वेग जो है वो क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसके बारे में बस थोड़ी सी यहाँ पर बेसिक मैं जानकारी दे रहा हूं, इसके बारे में विशेष जानकारी हम देंगे जब प्रक्षेप गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाएंगे तब। तो इसकी वेग जो है वो क्या हो जाती है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और एक्स की तरफ के वेग को क्या कहते हैं, यू एक्स, और वाई के तरफ के वेग को क्या कहते हैं, यू वाई। और एक्स के तरफ के वेग को हम यू कॉस थीटा भी कहते हैं और वाई के तरफ के वेग को हम यू साइन थीटा भी कहते हैं। अब होता है क्या कि ये वेग दूर कैसे जा रही और वेग ऊपर की तरफ कैसे जा रही। तो मान लीजिए कि ये गेंद यहां पर पहुंच गई है, ये गेंद यहां पर पहुंच गई है, फिर ये गेंद यहां पर पहुंचेगी, फिर ये गेंद यहां पर पहुंचेगी, फिर ये गेंद यहां पर पहुंचेगी, फिर ये गेंद यहां यहां यहां, इस तरह से गेंद को अभी लाल से दिखा दिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये गेंद क्या होगा, फिर नीचे नीचे गिरते जाएगा जाके अपने यहां पहुंच जाएगा। अब होता है भैया क्या कि जब ये गेंद गति कर रही होती है तो इस पे क्या, सबसे पहले तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक त्वरण लगेगा। कौन सा त्वरण, तो पृथ्वी लगाएगी, क्या लगाएगी, तो छोटा वाला जी लगाएगी। इसके बाद एक गेंद जो होता है वो हमसे दूर जा रहा होता है और गेंद को इस बिंदु O से दूर जाने के लिए एक वेग जो होता है यू एक्स लग रहा होता है। कौन सा वेग लग रहा होता है, यू एक्स, जो किसके बराबर है, तो यू कॉस थीटा के बराबर है। और ये यू कॉस थीटा जो है भैया वो पूरे गति के दौरान नियत रहता है यानी कि समान रहता है। यहां पे हम लिख देते हैं कि यू कॉस थीटा यानी कि यू एक्स हमेशा समान पूरे गति के दौरान क्या रहता है, तो समान रहता है, समान होता है। तो यू cos थीटा तो हमेशा लग रहा है, यू cos थीटा जब समान रहता है तो यहां पर भी इस तरफ लग रहा होगा यू cos थीटा, यहां पर भी लग रहा होगा यू cos थीटा, यहां पर भी लग रहा होगा यू एक्स, यहां पर भी लग रहा होगा यू एक्स, यहां पर भी लग रहा होगा यू एक्स, यहां पर भी इसके ऊपर लग रहा होगा यू एक्स सीधा एकदम, इधर भी लग रहा होगा सीधा यू एक्स, इस पर भी लग रहा होगा यू एक्स, इस पर भी लग रहा होगा यू एक्स और इस पर भी लग रहा होगा यू एक्स, यानी कि यू एक्स पूरे गति के दौरान लग रहा है। और जी भी, क्योंकि जी तो कभी जाने वाला है नहीं छोड़ के, तो जी भी इसके ऊपर हमेशा लग रहा है नीचे की तरफ, जी 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 नीचे की तरफ, और ये देखिए जी नीचे की तरफ। तो यू एक्स हमेशा लग रहा है और जी नीचे की तरफ लग रहा है। अब गेंद को, अच्छा अब इसको हम आधा अलगे पढ़ेंगे और इसको हम आधा अलगे पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको इस तरफ की यानी कि 20 से अगर काटूं तो इस तरफ की पहले अभी हम थोड़ा स्टडी करते हैं। अब होता है क्या कि इस पे यू एक्स यानी कि यू cos थीटा तो इस तरफ लग रहा, जो यू cos थीटा किस लिए, तो वो गेंद को क्या है कि आरंभिक बिंदु से दूर ले जाती है। नीचे की तरफ जी लग रहा है, ये भी क्लियर हो गया। और मैंने क्या कहा कि इसकी वेग जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लगता है यू एक्स के तरफ और एक यू वाई।
जो y की तरफ बेग लगता है उसको बोलते हैं u sin थीटा। और u sin थीटा जो है बच्चों, यही गेंद को ऊपर ले जाने में मदद करती है, यानी कि गेंद को नीचे से ऊपर ले जाने में u y मदद करती है, जिसकी वैल्यू क्या है, तो u sin थीटा के बराबर है। तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे वो गेंद, हमने अभी क्या बताया था इस गति में, कि जैसे जैसे गेंद अपने आरंभिक बिंदु से ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी वेग क्या होती है, वेग कम होती है। तो यहां पर भी ये गेंद जैसे जैसे अपनी आरंभिक बिंदु से ऊंचाई की तरफ जा रही होगी तो इसकी वेग क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, है ना। क्योंकि जब गेंद अपने आरंभिक बिंदु से ऊंचाई के पर जाती है तो उसकी वेग क्या होती है, कम होती है। वेग क्या होती है, कम होती है। तो यहां पर भी जब ये गेंद जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहा होगा, यानी कि एक यहां पर जब आ गया, यानी कि जिस तरह से ऊंचाई पर जा रहा होगा इसकी वेग क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। और कौन सा वेग कम हो रहा होगा, तो एक इसको कौन सा वेग ऊपर की तरफ लेके जा रही है, तो यू वाई वाला वाई की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ, यानी कि y की तरफ। और y की तरफ किसकी वजह से जा रहा है, तो u sin थीटा की वजह से। तो कहने का मतलब कि u sin थीटा क्या हो रहा होगा, तो कम हो रहा होगा। समय के साथ u sin थीटा क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। और मैंने इसमें क्या बताया था कि अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसका वेग, आरंभिक वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पर भी जब ये गेंद अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, यानी कि जब ये गेंद यहां पर पहुंच जाएगी, यहां पर, तो इसका ऊपर की तरफ ले जाने वाला जो वेग है कौन सा, u y, यानी कि कौन सा, तो u sin थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा u sin थीटा, वो हो जाएगा भैया 0। वो क्या हो जाएगा, 0। तो ध्यान में क्या रहता है कि प्रक्षेप गति के दौरान वेग दो पार्ट में विभाजित होता है, एक x अक्ष की तरफ, एक y अक्ष की तरफ। x अक्ष वाला वेग u cos थीटा कहलाता है, y अक्ष वाला वेग u sin थीटा कहलाता है। u sin थीटा गेंद को अपने आरंभिक बिंदु से ऊंचाई पर, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाती है, और u cos थीटा पूरे गति के दौरान समान होता है, जो कि अपने आरंभिक बिंदु से उस वस्तु को दूर लेकर जाती है। अब जैसे जैसे गेंद अपने आरंभिक बिंदु से ऊंचाई की तरफ, यानी कि y अक्ष की तरफ गति कर रही होती है, यानी कि जैसे जैसे वो गेंद ऊंचाई पर जाती है उसका जो वेग है वो क्या होता है, कम होता है, यानी कि u sin थीटा क्या होता है, कम होता है। जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है, तो यहाँ पर ही बताया कि अधिकतम ऊंचाई पर इसका आरंभिक वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अधिकतम ऊंचाई पर u sin थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप बात करते हैं एक त्वरण की, क्योंकि ये तो बाकी ये सब प्रक्षेप गति का, ये सब प्रक्षेप गति जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। हमें यहाँ पे किसकी बात करना है, तो त्वरण और वेग के रिलेशन का। अब यहाँ पे देखिए कि u sin थीटा ऊपर की तरफ, g नीचे की तरफ। यहाँ पर अगर हम गेंद का पॉइंट बनाए, यहाँ पर ये लीजिए गेंद, और इस वाले को हम उठा के कहाँ पे ले आए हैं, यहाँ पर ले आए हैं। तो देखिए नीचे की तरफ g लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, u sin थीटा। दोनों के बीच का कोण कितना भैया, 180 डिग्री। क्या है, 180 डिग्री। तो समानांतर होगा या असमानांतर होगा, तो असमानांतर होगा। समझ में आया। तो देखिए वेग और त्वरण एक दूसरे के क्या हो गए, असमानांतर हो गए। और इसी तरह से वेग इसका वेग और त्वरण एक दूसरे के असमानांतर कब तक रहा, तो जब तक ये गेंद अधिकतम ऊंचाई पर नहीं पहुंची थी। अधिकतम ऊंचाई पर जैसे ही ये वेग एक गेंद पहुंच गई, अधिकतम ऊंचाई पर एक गेंद जैसे ही पहुंची, उसके बाद क्या हुआ कि u sin थीटा क्या हो गया, 0। और जब u sin थीटा 0, लेकिन मैंने क्या कहा कि ux जो है वो पूरे गति के दौरान क्या होता है, समान होता है, नियत होता है। यानी कि ux तो अभी भी सब के ऊपर इस तरह से लग रहा है ना, जैसे जैसे नीचे आ रहा है। तो अब देखिए ux और uy के बीच में 90 डिग्री, ux uy के बीच में 90 डिग्री, ux uy के बीच में 90 डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, 90 90, यानी कि क्या हो गया, 90 डिग्री पर कहाँ गया, 90 डिग्री पर क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। तो यानी कि अब देखिए कि जब गेंद अधिकतम ऊंचाई के बाद, यानी कि ये क्या है, ये अधिकतम ऊंचाई है, तो अधिकतम ऊंचाई के बाद इसको हम अधिकतम ऊंचाई को h max से डिनोट करते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई के बाद जो है वो गेंद पर किस किस तरह से वेग और त्वरण है, तो वेग कुछ इस तरफ है ux और नीचे की तरफ है g। दोनों के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर त्वरण जो है वो वेग का क्या है, तो वो है लंबवत। वो क्या है, तो वो है लंबवत।
बात समझ में आया? तो ये हो गए तीनों केस आपका। कौन सा? पहला केस कि जब वेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील हो तो त्वरण वेग का लंबवत हो जाता है। इसका एग्जांपल एक समान वृत्ताकार गति यहां पर समझाएं। इसके बाद दूसरा केस कि वेग का सिर्फ परिमाण परिवर्तनशील हो तो त्वरण वेग का समानांतर या असमानांतर होगा। ऐसा कब? तो गुरुत्व के अधीन गति के दौरान। इसके बाद फिर तीसरा केस में क्या बताएं कि जब वेग की दिशा एवं परिमाण दोनों परिवर्तनशील हो तो त्वरण वेग का लंबवत समानांतर या असमानांतर होता है। ऐसा कब? तो प्रक्षेप गति के दौरान। ठीक है, अब बात आते हैं भैया त्वरण के प्रकार। तो ये तो हो गया अभी तक त्वरण का इंट्रोडक्शन की वजह से हमको इसे इतना बताना पड़ा। क्यों? क्योंकि तो जो त्वरण का जो डिफिनीशन है कि वेग में परिवर्तन, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की वजह से त्वरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं यहाँ पर ये चीज बताना चाह रहा था। अब जो हम क्या बता रहे हैं कि अब वेग का प्रकार की वेग की त्वरण का प्रकार की त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया जिस तरह से हम लोगों ने वेग के बारे में पढ़ा था कि वेग जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो समान वेग, असमान वेग और औसत वेग और तात्कालिक या फिर तात्क्षणिक वेग। तात्कालिक और तात्क्षणिक दोनों एक ही चीज है। तो क्या है? तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग। तो उसी तरह से हम यहाँ पर त्वरण को भी पढ़ेंगे कि त्वरण कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। कौन कौन सा? तो समान त्वरण, असमान त्वरण और औसत त्वरण और तात्कालिक त्वरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब क्या? तो त्वरण के प्रकार। त्वरण के 4 प्रकार। त्वरण के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं भैया? तो ये देखिए, इसका पहला होता है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, ठीक है, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण को इंग्लिश में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। आप लिख लीजिएगा इंग्लिश वाले, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा होता है असमान त्वरण। असमान त्वरण, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इंग्लिश में बोला जाता है असमान त्वरण को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीसरा होता है औसत त्वरण। औसत त्वरण, औसत त्वरण को इंग्लिश में कहा जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसके इंग्लिश आप लोग लिख लीजिएगा क्या? तो एवरेज एक्सेलरेशन। और चौथा है तात्कालिक, तात्कालिक त्वरण। तात्कालिक त्वरण जिसको हम लोग तात्क्षणिक त्वरण भी कहते हैं, और जिसकी इंग्लिश क्या होती है? तो उसकी इंग्लिश होती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तात्कालिक की इंग्लिश होगी इंस्टेंटेनियस। तो त्वरण कितने प्रकार के? तो 4। कौन कौन से? एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और तात्कालिक त्वरण। क्लियर? तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं। समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और तात्कालिक त्वरण की एक एक करके चारों त्वरण को पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको एक साथ करेंगे, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब एक साथ करेंगे, और इसके बाद जो फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। और इसके बाद फिर हमारा शुरू हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको बोलते हैं गति का समीकरण, जो किसने दिया था? तो भी गैलीलियो ने दिया था। तो चलिए जल्दी यहां से इसको आप लिखिए, स्क्रीनशॉट करें। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, तो अब इसको मिटाते हैं। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे त्वरण के प्रकार के, कौन कौन से किस किस प्रकार के त्वरण होते हैं, और समान त्वरण क्या होता है, असमान त्वरण क्या होता है, वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो पहले मैंने क्या बताया कि पहला जो त्वरण होता है उसको क्या बोलते हैं? समान त्वरण। दूसरा क्या होता है? असमान त्वरण। तीसरा क्या होता है? औसत त्वरण। और चौथा क्या होता है? तो तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण। तो सबसे पहला यहाँ पर लिख लीजिए कि पहला कौन सा होता है, तो यहाँ पर पहला हेडिंग लगा लीजिए, क्या होता है? समान त्वरण।
समान त्वरण। अब बात आती है कि समान त्वरण किसको कहेंगे, कि कब कहेंगे कि त्वरण जो है वो समान है। तो समान त्वरण या एक समान त्वरण जिसको इंग्लिश से बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका हम पहले परिभाषा लिखते हैं कि समान त्वरण कब कहेंगे, तो जब समान समय अंतराल में, जब समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन, ऐसा शॉर्ट में लिखो कि समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन, समान वेग परिवर्तन की दर को समान त्वरण कहते हैं, समान त्वरण कहते हैं। या इसकी और भी एग्जाम, इसका समान त्वरण कहते हैं या करके लिखिए कि या समान त्वरण किसको कहेंगे, तो जब त्वरण का दिशा एवं परिमाण क्या हो, समान हो, परिमाण समान हो, तो समान त्वरण होगा। क्या होगा, समान त्वरण होगा। तो समान त्वरण क्या कहता है बच्चों, कि समान समय अंतराल, समय अंतराल यानी कि समान समय अंतराल, यानी कि आज का समय और कल के समय के बीच का अंतर कितना हुआ, समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन यानी कि आज की वेग या कल की वेग या फिर अभी की वेग और कुछ देर पहले की वेग, तो समान वेग परिवर्तन की दर को समान त्वरण कहते हैं। या फिर त्वरण की दिशा और परिमाण दोनों क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाएगा, तो वह समान त्वरण कहलाएगा। क्लियर। अच्छा, तो समय अंतराल और वेग परिवर्तन, इस दोनों के ऊपर थोड़ा सा हम गौर किए। क्या किए, किस किस के ऊपर, समय अंतराल के ऊपर और वेग परिवर्तन के ऊपर, है ना। एक होता परिवर्तन बहुत तरह से होता है, वेग परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। खैर इसकी बातें हम, ये सब बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हमें क्या देखना है, तो हमें देखना है भैया वेग परिवर्तन, समय अंतराल और वेग परिवर्तन। तो सबसे पहले हम समय अंतराल कैसे निकालेंगे, तो पता है कि अंतिम समय में से आरंभिक समय को क्या कीजिए, कम कर दीजिए। अंतिम समय में से आरंभिक समय को क्या कीजिए, कम कर दीजिए, यानी कि माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। अंतिम समय में से आरंभिक समय को घटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा समय अंतराल। वेग परिवर्तन कैसे, तो अंतिम वेग में से आरंभिक वेग को घटा दीजिए, आपको मिल जाएगी कितना वेग में कितना परिवर्तन हुआ है। क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा एक फिगर से समझते हैं। बच्चों क्या है कि एक इस तरह से एक सीधी सड़क है, ये क्या है, तो एक सीधी सड़क है। सीधी सड़क नहीं भाई, ये आड़ा टेढ़ा हो गया ना, ये लो। ये लो, आप यूं समझे कि एक सीधी सड़क है, ये क्या है, तो एक सीधी सड़क है। इसके ऊपर कोई एक गाड़ी यहां पर है, खड़ी है। ये लीजिए, ये कौन सी गाड़ी है, तो ये लंबरगिनी है भैया। क्या है, लंबरगिनी है। इसके बाद ये गाड़ी यहां पर आ जाती है। आप ये समझे कि t=0, यानी कि समय क्या हो, जब समय था, तो हम देखे कि गाड़ी जो थी वो खड़ी थी। इसके बाद जब हमने देखा कितने, तो 2 सेकंड बाद, यानी कि t=2 सेकंड पर, तो वो गाड़ी यहां पर पहुंच गई थी, यानी कि इसने कुछ दूरी तय की थी, और गाड़ी का यहां पर तो वेग क्या था, तो 0 मीटर पर सेकंड था, क्योंकि गाड़ी क्या थी, रुकी हुई थी। वही गाड़ी को जब 2 सेकंड बाद देखे तो गाड़ी कुछ दूरी पर थी, और गाड़ी का जो वेग जो था वो कितना था, तो भैया 4 मीटर पर सेकंड था। कितना था, 4 मीटर पर सेकंड। इसके बाद फिर जब 2 सेकंड के बाद हम देखें, 2 सेकंड के बाद फिर जब हम देखें, तो गाड़ी हमें कुछ यहां दिखाई दी।
यहाँ दिखाई दी, और यहाँ पर जब देखे तो लगभग हम 4 सेकंड के आसपास में देखे थे। कितने सेकंड के बाद? 4 सेकंड के आसपास, यानी कि 0 से 4 के बीच, यानी कि लगभग 4 सेकंड के बाद हम देखे तो गाड़ी यहाँ पहुंच गई थी और इसकी वेग और ज्यादा हो गई थी। कितना ज्यादा हो गई थी पता है? 8 मीटर पर सेकंड हो गई थी। और आगे बढ़ाएं, इसको बढ़ाइए, एक स्टेप और लीजिए, क्या दिक्कत है, मजा आएगा, लीजिए एक स्टेप और। अब वो गाड़ी यहां से यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई? यहां। और यहाँ पर लगभग टाइम जो था वो हमारा 6 सेकंड इलैप्स हो गया था, यानी कि लगभग 6 सेकंड टाइम हो गया होगा, ठीक ना। जब उस टाइम हम घड़ी देखे थे तो लगभग देखे थे लगभग 6 सेकंड हमारा टाइम इलैप्स हो गया है। तो उसके बाद देखिए तो इसकी वेग देखे तो हमारा दिमाग ही खराब हो गया। इसका वेग तो और बढ़ के हो गया, जानते हैं कितना? इसका वेग हो गया था 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, पहले इसका वेग 0, फिर इसका वेग 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया, अब 4 से 8, तो यानी कि 4 से 8 जब इसका वेग परिवर्तन हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं इसमें एक त्वरण भी तो आ रहा होगा ना, क्योंकि यही तो कह रहे हैं गैलीलियो साहब की वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। समय यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर समय 4 सेकेंड, माइनस करेंगे कितने का? 2 सेकेंड का समय अंतराल। यहाँ पर वेग 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वेग 4 मीटर पर सेकेंड। वेग तो वेग में परिवर्तन कितना का हुआ? तो भैया 4 मीटर पर सेकेंड का हुआ। तो यानी कि इसमें त्वरण आया, त्वरण आया तो गाड़ी की स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई, और गाड़ी की स्पीड बढ़ गई तो गाड़ी दूरी भी क्या हुआ? ज्यादा तय किया। बात समझ में आई? अब इस तरह से आप सब में थोड़ा त्वरण निकाल के देखिए क्या आ जाएगा। देखिए यहां पर कितना है? 4 मीटर, यहां पर कितना? 0। अब यहां पर अगर डेल्टा भी निकाले तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा? तो 4 मीटर पर सेकेंड होगा। यहां पर आप थोड़ा डेल्टा टी हमें निकाल के बताएं कि डेल्टा टी यानी कि टाइम समय अंतराल क्या होगा? तो 2 माइनस 0 बराबर 2 सेकेंड। यहां पर हमें थोड़ा डेल्टा भी बताएं कि यहां पर डेल्टा भी क्या हो जाएगा। तो डेल्टा भी कैसे निकालेंगे? तो इसका माइनस डिस क्या, यानी कि अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग। तो 8 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर डेल्टा टी बताएं कितना होगा? तो 4 सेकेंड 2 सेकेंड, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा डेल्टा टी बताएं, डेल्टा पहले तो डेल्टा भी बताएं, तो क्या हो जाएगा? तो भैया ये 12 मीटर पर सेकेंड है, 8 मीटर पर सेकेंड, तो 12 माइनस 8 कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा टी क्या है? तो ये है 6 सेकेंड, ये है 4 सेकेंड, तो 6 माइनस 4 कितना? 2 सेकेंड। अब यहां से हमें मिल गया डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? अब बताइए, अच्छा एक चीज बताइए कि क्या ये समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन रहा? थोड़ा सा बताइए तो जल्दी से आप। दिखाई दे रहा है ना कि आंधर उधर हो गए हैं? अरे देख के बताओ ना जी, आंधर हो गया। देखो यहाँ पर डेल्टा भी, यहाँ पर कितना? 4, यहाँ पर कितना? 4, यहाँ पर कितना? 4, यानी कि हर जगह डेल्टा भी यानी कि वेग परिवर्तन कितना है? तो 4 मीटर पर सेकेंड है। नीचे में क्या है? हर जगह समय अंतराल 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, यानी कि समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो रहा है, तो त्वरण भी यहाँ पर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। त्वरण भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब यहाँ पर चेक कीजिए कि त्वरण समान आता है कि नहीं। तो यहाँ पर बताइए कि A1 क्या होगा? तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो शायद आपको पता होगा कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग कितना है? 4, और समय कितना है? 2, तो 4 भागा 2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भैया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर देखो, यहां पर A2, यहां से हम देखिए A2 है, कितना है? देखो ये है 4 मीटर, नीचे में 2, तो फिर से क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखो A3 कितना हो जाएगा? तो 4 बटा 2, तो कितना कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा हाँ, त्वरण यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण भी हमारा क्या आ गया? समान आ गया। तो जब समान समय अंतराल में जब समान वेग परिवर्तन होती है तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम एक समान त्वरण या फिर समान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? तो वो समान त्वरण कहेंगे। इतना ही नहीं,
इतना ही नहीं, आप यहां से भी देख सकते हैं त्वरण का मान समान आएगा। देखिए यहाँ पर वेग कितना है भैया, अंतिम वेग कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आरंभिक वेग कितना है 0, तो 12 माइनस 0 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 12 हो जाएगा। यहाँ पर समय 6 सेकेंड, यहाँ पर समय 0 सेकेंड, 6 माइनस 0 कितना हो गया 6 हो गया। तो 6, तो 12 भागा 6 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिर से आ जाएगा। तो त्वरण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और पता है इस एक समान त्वरण को हम औसत त्वरण भी कहते हैं। ये कुछ ही कह रहे हैं सर? जी हाँ, औसत त्वरण और समान त्वरण का मान समान होगा। आपको लिखवा देंगे लास्ट में भी, और इसमें अभी और भी ट्विस्ट है, ऐसा मत लीजिए। सिर्फ इसी का मान समान नहीं होगा, सिर्फ औसत त्वरण और एक समान त्वरण का ही मान समान नहीं होता, इसमें और भी ट्विस्ट है जो कि आपको अभी बताएंगे। अभी पढ़ते चलिए इसी तरह से आप फोकस करके पढ़ते चलिए। तो ये क्या हो गया, ये समान त्वरण हो गया क्या, कि जब समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, तो समान त्वरण कहेंगे। देखिए त्वरण हर जगह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। वेग अंतराल वेग परिवर्तन भी क्या है 4 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड। वेग अंतराल भी क्या है, वेग का परिवर्तन समान है। और समय अंतराल 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड वो भी क्या है, समान है। क्लियर? अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको बताना है कि आरंभिक बिंदु से t इक्वल टू 2 सेकंड पर कितनी दूरी, 4 सेकंड पर कितनी दूरी, 6 सेकंड पर कितनी दूरी, पहला आपका होमवर्क। दूसरा कि 2 से 4 सेकंड के बीच कितनी दूरी तय करेगी, 4 से 6 सेकंड के बीच कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। मैंने यहाँ पे त्वरण भी दे दिया है, समय भी दे दिया है, आरंभिक वेग भी दे दिया है, किसी के लिए अंतिम वेग तो अंतिम वेग भी दिया, सारा कुछ मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। ठीक है, अब जो है हम पढ़ेंगे दूसरा केस। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है भैया असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या होता है, तो असमान त्वरण होता है कि समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में असमान वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो असमान त्वरण कहा जाता है। क्या हो जाएगा, तो समान समय अंतराल में, समय अंतराल क्या है अभी भी समान है, लेकिन वेग परिवर्तन क्या है असमान है। समान समय अंतराल में देखिए बस यही जो डिफरेंस है, समय अंतराल क्या है समान है, यहाँ भी समय अंतराल क्या था समान था। यहाँ पर वेग समान वेग परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पर वेग परिवर्तन क्या हो रहा है असमान वेग परिवर्तन हो रहा है। तो इस वजह से इसको क्या बोल देंगे असमान त्वरण कह देंगे। या जब त्वरण की दिशा या परिमाण परिवर्तनशील हो तो क्या कहलाएगा, तो असमान त्वरण कहलाता है। यानी कि समान समय अंतराल क्या है समान है, समय अंतराल समान है लेकिन वेग परिवर्तन की दर असमान है, तो वो क्या कहलाएगा असमान त्वरण कहलाया जाएगा। या फिर त्वरण और दिशा का परिमाण जो है वो क्या है परिवर्तनशील हो तो वो भी क्या है तो असमान त्वरण कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन हो गया। और तीसरा क्या था औसत।
औसत त्वरण। तो ये तो पता है औसत क्या होता है। तो यहाँ पर ऊपर में हम क्या पढ़ाएं, पहले पढ़ाएं समान, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ाएं, असमान। तो असमान में क्या कि वेग त्वरण जो है वो क्या है, असमान की त्वरण अलग अलग, प्रत्येक समय के बाद प्रत्येक समय अंतराल में त्वरण क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। आप यहाँ पे अगर वेग अंतराल जो है, वेग में अंतर है, वेग परिवर्तन को अगर आप अलग अलग कर देंगे, यानी कि यहाँ पर अगर आप 12 की जगह यहाँ पर 16 कर दीजिए, यहाँ पर 5, यहाँ पे 8 की जगह यहाँ पर 3 कर दीजिए, समय अंतराल वही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आपका त्वरण क्या है, हर जगह हर समय अंतराल में त्वरण जो है आपका अलग अलग आएगा, त्वरण क्या है, अलग अलग आएगा। और औसत कैसे निकालेंगे, तो सब त्वरण को जोड़ के और भागा दे दो, वैसे ना करते हैं जी। औसत कैसे निकालते हैं कि 4 लड़कों का उम्र फलना ढिमका चिलना है, क्या है, फलना ढिमका चिलना और ढेकना, 4 को है ना, तो फलना चिलना ढिमका और ढेकना। अब चारों का औसत उम्र क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो फलना चिलना ढिमका ढेकना को जोड़ के और 4 से भागा देते हैं। तो वहां पर भी और यहाँ पर भी औसत किस तरह से निकालेंगे, वही निकालेंगे। तो जब असमान त्वरण होती है तो असमान त्वरण की औसत निकालने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, औसत त्वरण बोलते हैं, औसत त्वरण पढ़ते हैं। तो औसत त्वरण क्या हो जाएगा, तो औसत त्वरण ऐसा हम लिख सकते हैं कि कुल वेग परिवर्तन, कुल वेग परिवर्तन कुल वेग परिवर्तन एवं कुल समय अंतराल, कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहा जाता है, औसत त्वरण कहा जाता है। तो यहां से बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे औसत त्वरण। औसत त्वरण क्या है, कुल वेग परिवर्तन एवं कुल समय अंतराल के अनुपात को, कुल वेग परिवर्तन एवं कुल समय अंतराल के किसकी, अनुपात को। तो अगर हम यहां से औसत त्वरण की फॉर्मूला बनाए, क्या बनाए फॉर्मूला, क्या कि औसत त्वरण क्या होगा, तो औसत त्वरण बराबर क्या लिखेंगे, इसकी फॉर्मूला को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि कुल वेग परिवर्तन, कुल वेग परिवर्तन बटा कुल क्या हो जाएगा, कुल समय अंतराल, कुल समय अंतराल। और कुल वेग परिवर्तन का मतलब क्या भैया, तो वेग परिवर्तन का मतलब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड वेग v1 मान लेते हैं, यहाँ पर वेग हम इसको मान लेते हैं v2। तो इसका में हमें वेग का परिवर्तन कैसे निकाले, तो 8 - 4 तो 4 आया, तो यहाँ पे v2 - v1 किए तो अब हमें डेल्टा v मिला। डेल्टा v कौन सी बोल रहे हैं, अरे बोचोनर आपको, तुमको नहीं पता है कि डेल्टा v क्या होता है, तो जब वेग परिवर्तन होता है, परिवर्तन को हम यहाँ पे डेल्टा से डिनोट करते हैं फिजिक्स में, तो वही डेल्टा v बोल रहे हैं। किसका परिवर्तन हो रहा है, तो वेग का परिवर्तन हो रहा है। तो वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, यानी कि v2 - v1, यानी कि वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो वेक्टर v2 - वेक्टर v1 बटा कुल समय अंतराल क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम क्या करें t2 मान ले, इसको t1 मान ले, तो क्या हो जाएगा t2 - t1। अरे 4 में से 2 गया तो बाकी बचा 2, तो क्या लिखेंगे नीचे, तो t2 - t1 बराबर किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा वेक्टर v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा वेक्टर भी, ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, तो चेंज, फिजिक्स में डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज, परिवर्तन का मतलब ही होता है चेंज। और यही बन गया भैया तुम्हारा औसत त्वरण का फॉर्मूला। और इसी को जिंदगी भर याद रखना है, इसी को जिंदगी भर याद रखना है, औसत त्वरण निकालना होगा तब। समझ में आया, औसत त्वरण, कुल वेग परिवर्तन एवं कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या कहेंगे, तो औसत त्वरण कहेंगे। औसत त्वरण का फॉर्मूला कुल वेग परिवर्तन बटा कुल समय अंतराल, कुल वेग परिवर्तन की v2 वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 बटा
T2 माइनस T1 यानी कि डेल्टा वेक्टर V अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो किस तरह से T2 T1, इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ से समझाते हैं। ठीक है, इतना इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझाते हैं तो और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा आई थिंक। इसको थोड़ा सा मिटाएं, चलिए साहब स्क्रीनशॉट इसको मिटाते हैं। हो गया, चलिए अब इसको हम थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ऐसे कोशिश में तो है कि आज तात्कालिक तुरंत तक खत्म कर दें, लेकिन हो पाए तब तो, ताकि अगले वीडियोस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि कभी कभी डिटेल्स इतना डिटेलिंग जाना पड़ता है यार। एक तो बोर्ड ऊपर से जब तक आप कुछ नया नहीं देंगे तब तक बच्चों को इंटरेस्ट कैसे बनेगा। चलिए अब देखिए, देखिए क्या है कि सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाए, इस तरफ ये लीजिए बड़ा सा ग्राफ है ना, मजा आएगा देख के। ये लीजिए, इस तरफ है x एक्सिस यानी कि x अक्ष, इस तरफ है y एक्सिस यानी कि y अक्ष। इस तरफ भैया हम लिखेंगे समय को, क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे इस तरफ, जो कि सेकंड में रहेगी। इस तरफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इस तरफ हम वेग लिखेंगे, किस तरफ, तो इस तरफ, जो कि मीटर पर सेकंड में रहेगी। ठीक, इसमें ग्राफ कुछ यूं दिया हुआ है कि एक जो कि कोई एक कार जो है वो किसी u वेग से ऐसे चलना प्रारंभ करती है, किसी u वेग से u ऐसे चलना आरंभ करती है। ठीक, डॉट डॉट इतना ज्यादा स्लिपरी होता है ना व्हाइट बोर्ड पर। लगभग लगभग ठीक है यार। चलो देखो, एक कुछ आप एजुकेशन में कि एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका वेग है v1, कुछ v वेग से ये चलना, ये कहीं ना कहीं, पहली बात की तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है कहीं ना कहीं इस ग्राफ के अनुसार जो वस्तु जो गतिशील है वो किसी वेग से गतिशील हुई है। ये नहीं कि आप इसको, क्योंकि अगर एक ग्राफ यहाँ से शुरू होते तब इसका कहते कि समय t=0 पर इसका वेग भी 0 था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं t=0 पर इसके पास कुछ वेग है। खैर ग्राफ के बारे में हम एक अलग से स्पेशल खास वीडियो बनाएंगे, जो कि आगे लेक्चर में उसको हम फिर दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर इसका वेग है v1 और यहाँ पर इसका मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका टाइम है t1, यहाँ पे इसका वेग है बच्चों v2 और यहाँ पर इसका टाइम है बच्चों t2। अब जहां पर v1 और t1 मैच कर रहा है, जहां पर v2 और t2 मैच कर रहा है, दोनों पॉइंट को आप इसको मानते हैं, इसको हम पॉइंट अगर a मान ले, जहां पर v1 और t1 मैच कर रहा है, और जहां पर v2 और t2 मैच कर रही है, इसको यहाँ पर पॉइंट को b मान लीजिए। और a और b मानने के बाद अब क्या कीजिए कि यहाँ से एक सीधा a से b तक एक ढलान बना दीजिए, एक सीधा ऐसे एक लाइन बना दीजिए। ये क्या हो गया, a और बीच के b का ढलान हो गया। क्या हो गया, ढलान हो गया। अरे पढ़े होंगे ना थोड़ा बहुत कि विस्थापन समय के ग्राफ के बीच, विस्थापन और समय के बीच के ग्राफ का ढलान जो होता है वो वेग को बताता है, और वेग और समय के बीच के ग्राफ का ढलान जो होता है वो त्वरण को बताता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, त्वरण निकाल रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, तो त्वरण निकाल रहे हैं। इसको अभी हम बस बहुत ही शॉर्ट में समझा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ के ऊपर फिर एक हम वीडियो बनाएंगे। तो ये ढलान जो है कुछ इस तरह से है ना। अब हम क्या करते हैं कि इस ए पॉइंट को कुछ हम इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ये लीजिए आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए कि यहां से यहां
यहां से यहां क्या आपको एक त्रिभुज दिख रही है? इसको हम सी अगर मान ले, बिंदु सी, तो क्या आपको एक त्रिभुज दिख रही है? त्रिभुज कौन सा? तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। अब ये ढलान की अगर हम थीटा को निकाल दे यहाँ पर कि थीटा कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, तो आपको यहां से त्वरण मिल जाएगा। क्या? तो कि आपको यहां से त्वरण मिल जाएगा। गाइज यहाँ पे ना वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रखा और बार बार फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि यहीं पे इसको समाप्त करूँ, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर सारा वीडियो जो हमारा शूट किया वो बेकार हो जाएगा। तो इसको हमें नेक्स्ट में, बार बार दिक्कत आ रही है, इसको हम ना नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। समान त्वरण के बाद असमान त्वरण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। असमान त्वरण और तात्कालिक वेग दोनों को हम अगले वीडियो में, और इसके बाद फिर उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल बना लेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय। और अगर आप अभी तक आपने अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।